रिबॉर्न ऑफ हर क्रूल हस्बैंड। एपिसोड 14। अब आगे। खुराना एंटरप्राइजेस। रात्रि इस वक्त सर्वाक्ष से फोन पर बात कर रही थी। सर्वाक्ष से गए हुए अब तक सिर्फ 3 घंटे ही बिता था, लेकिन रात्रि से एक एक पल भी उसके बगैर काटना मुश्किल सा हो रहा था। ये पहली बार था सर्वाक्ष का इस तरह उसे छोड़कर काम पर जाना। वह कब तक लौटेगा ये भी सर्वाक्ष ने रात्रि को बताया नहीं था, जिस वजह से रात्रि थोड़ा बेचैन भी थी। बीवी, मैंने कहा ना, मैं जल्द आने का पूरा कोशिश करूंगा। उधर से सर्वाक्ष ने भारी मगर अजीब सी कशमश से भरी डगमगाती आवाज में बोला। सर्वाक्ष से भी रात्रि से दूर नहीं रहा जा रहा था। वह खुद इस वक्त अजीब सा खालीपन महसूस करते हुए रात्रि को मिस कर रहा था। तो ऐसे में उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रात्रि को कैसे शांत करे। सर्वाक्ष का डगमगाती आवाज सुन रात्रि को भी समझ आ गया था कि सर्वाक्ष को भी इस वक्त उतना ही तकलीफ हो रहा है जितना उसे सर्वाक्ष से दूर रहने से हो रहा था। वह बोली, अंडस्को, आपने कुछ खाया? उद्धरण चिन्ह। उधर से सर्वाक्ष उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसे अपना ही सवाल करते हुए पूछा, अंडस्को, तुमने कुछ खाया? और दवाएं ली न तुमने? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने जवाब में कहा, अंडस्को, हाँ। दादू और दादी ने जबरदस्ती मुझे नाश्ता भी कराया और आपके बताए हुए सारी दवाई भी खिलाया है। बोलते हुए रात्रि के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। सुबह रूही से बात कर रात्रि जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना खाए पिए ही घर से बाहर निकल रही थी, लेकिन रुक्मणी और भावेश ने उसे बिना खाए घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखने दिया था। सर्वाक्ष आते वक्त उनसे कहा था कि रात्रि का ख्याल रखे। अगर सर्वाक्ष उन्हें नहीं भी कहता तो भी वह लोग उसका ख्याल रखते, क्योंकि रात्रि उन्हें सर्वाक्ष जितना ही प्यारी थी। थोड़ी देर बाद सर्वाक्ष से बात करने के बाद रात्रि ने कॉल काटा और अपने काम करने लगी। वहीं ऑफिस के बाहर रात्रि के कहने पर रूही वह सारे चॉकलेट्स, फ्लावर्स से भरे बुके और 2-3 लेटर्स ऑफिस के बाहर फेंक कर अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही वहां सर्वाक्ष के 2-3 गॉड्स आए, फिर उन सारे चीजों को उठाकर सर्वाक्ष के केबिन की तरफ ही चले गए। शाम का वक्त। रात्रि ऑफिस का काम खत्म कर घर जाने के लिए पार्किंग एरिया में खड़ी अपने कार के पास जा रही थी कि तभी उसकी नजर रूही पर गई, जो अपने स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका स्कूटी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे रूही ज्यादा ही परेशान लग रही थी। रात्रि उसके पास जाकर पूछी, अंडस्को, क्या हुआ रूही? तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? उद्धरण चिन्ह। तभी रूही बोली, अंडस्को, आज मेरा ये स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। रात्रि, थोड़ी देर पहले डैड का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि माँ का तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी ही घर आ जाना, लेकिन यह। उद्धरण चिन्ह। रूही अपनी बात पूरा भी करती उससे पहले ही रात्रि बोली, अंडस्को, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। लेकिन आप। रूही थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन रात्रि ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती अपने साथ कार के पास ले गई। रूही अब उसकी देवरानी बनने वाली थी, तो रात्रि उसके लिए इतना भी नहीं करती। थोड़ी ही देर में रात्रि का कार रूही के अपार्टमेंट के सामने आकर रुका। रूही कार से बाहर आते हुए बोली, अंडस्को, थैंक्स रात्रि। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने बस मुस्कुराया, फिर रूही का अपार्टमेंट देखने लगी। अपार्टमेंट ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वह अपार्टमेंट काफी था। रूही फिर अंदर जाने लगी। वह अभी जा ही रही थी कि तभी एक 10 साल का लड़का साइकिल चलाते हुए आकर रूही से टकरा गया। पूर्ण विराम। रूही धड़ाम से नीचे गिर गई। वह लड़का रूही को उठाने के बजाय तेजी से साइकिल चलाते हुए वहां से चला गया। रूही। उद्धरण चिन्ह। कार में बैठी रात्रि रूही और उसके अपार्टमेंट को ही देख रही थी। उसे इस तरह गिरता देख रात्रि जल्दी से उसका नाम लेते हुए बाहर चली गई। वही रूही करहाते हुए उठकर खड़ी हुई, फिर अपने पास आ रहे रात्रि से कुछ कहने को हुई कि तभी रूही और रात्रि के बीच में हवा की तरह एक स्कॉर्पियो कार आकर रुका। रूही कुछ समझ पाती उसी तेजी से वह स्कॉर्पियो कार वहां से चला भी गया, लेकिन अब वहां से रात्रि गायब हो गई थी। ये सब इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि रूही को अपने पलके झपकाने तक का भी वक्त नहीं मिला था। रात्रि। उद्धरण चिन्ह। रूही आसपास रात्रि को देखी, लेकिन रात्रि ना उसे उसके कार के पास दिखी और न ही आसपास, तो रूही को यकीन हो गया कि वह स्कॉर्पियो कार में आए हुए लोग ही रात्रि को ले गए। रूही जोर से हवा को चीरते हुए भाग रही उस स्कॉर्पियो कार को देख रात्रि का नाम चिल्लाए। रात्रि। रात्रि। उद्धरण चिन्ह। तभी रात्रि का कार और उसके पीछे ही 2-3 और कार उस स्कॉर्पियो कार के पीछे भाग गए। रूही को कुछ समझ नहीं आया। वह जल्दी से अपना फोन निकाला कर रवीश को कॉल की, लेकिन उधर से रवीश का कॉल ऑफ था। रूही ने सर्वाक्ष को कॉल किया। सर्वाक्ष ने एक ही रिंग में कॉल पिक कर उससे बेचैनी से मगर गुस्सैल आवाज में पूछा, अंडस्को, उस कार का नंबर क्या है रूही? उद्धरण चिन्ह। रूही इतना शॉक्ड हो गई थी कि उसे उस स्कॉर्पियो कार का नंबर देखने का मौका ही नहीं मिला था। वह रोते हुए बोली,
अंडरस्को बॉस, वह स्कॉर्पियो कार ज्यादा ही तेजी से निकाला तो। उद्धरण चिन्ह। रूही ने अपनी बात पूरा भी नहीं किया था कि उधर से सर्वाक्ष ने कॉल काट दिया था। वही उस स्कॉर्पियो के बैक सीट पर बैठी रात्रि चिल्ला तक नहीं रही थी। वह बस हैरानी से अपने बगल में दो दरिंदों को देख रही थी जिसे पिछले जन्म में उसे मौत का घाट उतार दिए। वह दोनों वही थे जो पिछले जन्म में उस सुनसान रास्ते में उसे बेरहमी मार डाला था। कोई हॉकी की स्टिक से वार किया था तो कोई बेरहमी से उसके पेट पर लात मार था। रात्रि का चेहरा देखते ही देखते पसीने से थरबतर हो रहा था। उन दोनों दरिंदों को देख रात्रि को अपने ही मौत का नजार याद आने लगा। कहीं इस जन्म में भी रात्रि का मौत इन्हीं दरिंदों के हाथों से नहीं लिखा। नहीं नहीं, वह मरना नहीं चाहती। वह सर्वाक्ष से इस बार भी दूर नहीं रह सकती। वही वह दोनों लड़के अपने बियर्ड पर उंगलियां फिराते हुए रात्रि की गोरा बदन किसी हवसी की तरह देख रहे थे और रात्रि का खूबसूरत देखकर बार बार उनके होंठ सूख रहे थे, तो वह लोग अपने जीभ फेरते हुए अपने होंठ को गिला कर रहे थे। रात्रि इस वक्त पूरी तरह कांप रही थी। रात्रि चिल्ला रही थी। ये देख वह दोनों उसके मुंह पर ना ही हाथ रखा था और ना ही उसके हाथ पैर बांधा था, लेकिन रात्रि ने अचानक से बेहद दर्द से ऐसा चिल्ला उठी जिससे वह लड़के एक पल के लिए दंग रह गए। सर्वाक्ष। उद्धरण चिन्ह। रात्रि का आवाज इतना कर्कश और दर्दनाक था कि जैसे रात्रि इस वक्त मौत के करीब खड़ी हो। उसका दर्दनाक चिक बिल्कुल वैसा ही था जब वह कल उस सुनसान रास्ते में सर्वाक्ष की कार में चिल्लाई थी। रात्रि लगातार सर्वाक्ष का नाम चिल्लाए जा रही थी। वही वह दोनों लड़के हैरानी से रात्रि को देख रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का रात्रि के गाल पर बेरहमी से थप्पड़ जड़ दिया, जिससे रात्रि का गाल एक तरफ झुक गया, लेकिन अगले ही पल वह दूसरा लड़का रात्रि के बालों को अपने हाथों की मुट्ठी में भरकर गुस्से से कहा, अंडरस्को जस्ट शट अप यू बिच। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। रात्रि बिना रुके सर्वाक्ष का नाम चिल्लाए जा रही थी। रात्रि को पता था कि सर्वाक्ष इस वक्त शहर में नहीं है, लेकिन रात्रि का मन कह रहा था कि उसकी एक एक चिक भी सर्वाक्ष को सुन रहा है। वह जानता है कि वह इस वक्त कहाँ है, किस हाल में। रात्रि का चिल्लाना स्कॉर्पियो में बैठे हुए चार लोगों को ज्यादा ही इरिटेट कर रहा था। वह लोग रात्रि के मुंह पर नैपकिन बांधने लगे, लेकिन तभी उस स्कॉर्पियो कार को चार कार आकर घेर लिया। अचानक से स्कॉर्पियो कार में बैठे हुए ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया था। वह कार को यूटर्न लेने का सोचा, लेकिन पीछे से एक ब्लैक कार आकर टोका तो वह स्कॉर्पियो सीधे जाकर सामने खड़ी ब्लैक कार को ठोक दिया। रात्रि छटपटाते हुए स्कॉर्पियो को घेरे हुए चार ब्लैक कार को ही देख रही थी। उसको घेरे हुए चारों ब्लैक कार में काले यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड्स थे, लेकिन वह लोग सर्वाक्ष के बॉडीगार्ड्स नहीं थे। रात्रि अंदर ही अंदर अब डरने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इन लोगों से कैसे बचकर निकलेगी। स्कॉर्पियो में बैठे वह दोनों दरिंदे उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये रात्रि को पता था, क्योंकि पिछले जन्म में रात्रि को उनके काले धंधे के बारे में अच्छे से पता था। लेकिन रात्रि को ये समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़े चार ब्लैक कार किसके हैं। वह उसे बचाने आए हैं या उसे नुकसान पहुंचाने। रात्रि मन ही मन ये प्रे करने लगी थी कि उसके पास उसके अक्ष को भेज दे। पल पल उसका खबर रखने वाले उसके बीस्ट हस्बैंड को अब तक खबर भी मिल चुकी थी और वह उसे ढूंढते हुए निकला भी था। दूसरी तरफ समुंदर के बीचों बीच खड़ी जहाज में सर्वाक्ष बेचैनी और डर से छटपटा रहा था। वह बार बार घड़ी में टाइम देखते हुए आसमान की ओर देख रहा था। सर्वाक्ष का ऑरा इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वह गुस्से से कांप रहा था। तभी उसके पास रवीश आकर उसके कान में कुछ कहा तो सर्वाक्ष का जबड़ा कस गया। उतने में ही उन्हें आसमान में उड़ रही एक प्राइवेट जेट की आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते वह प्राइवेट जेट उस बड़े से जहाज में आकर लैंड हुआ। सर्वाक्ष गुस्से से जाकर जेट में बैठ गया। वही रवीश ध्रुव को कुछ इशारा कर जाकर सर्वाक्ष के बगल में बैठ गया तो उनका वह प्राइवेट जेट फिर से उड़ाना भरा। वही उस स्कॉर्पियो में बैठी रात्रि अभी भी चिल्लाते हुए रोए जा रही थी, लेकिन उसके जुबान में सिर्फ सर्वाक्ष का ही जिक्र था। वह सर्वाक्ष को ही आवाज लगाते हुए रोए जा रही थी। तभी सामने खड़े ब्लैक कार के ड्राइविंग सीट पर बैठे एकांश ने स्कॉर्पियो के ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी पर गोली चला दी। वह ड्राइवर इस वक्त आसपास घूम रहे कार्स को ही नोटिस कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि उसके सीने में आकर गोली लग जाएगा। एकांश ने एक साथ 3 गोली चलाई थी और वह आदमी देखते देखते ही दम तोड़ दिया। वही रात्रि के बगल में बैठे 2 लोग भी अपने जेब से गन निकाल कर बॉडीगार्ड पर हमला कर रहे थे, लेकिन 20 से भी ज्यादा वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड को 3 लोग हैंडल नहीं कर सकते थे। जल्दी ही वह तीनों एकांश के आदमियों की पकड़ में आ गए। वही एकांश जल्दी से कार से बाहर आकर रात्रि के पास भागा। रात्रि सब कुछ हैरानी से देखते हुए रो रही थी। तभी एकांश उसके मुंह पर बांधे हुए नैपकिन को खोलते हुए कहा, अंडरस्को शांत हो जाओ रात्रि, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। बोलते हुए एकांश रात्रि का गाल को छूने को हुआ जहां उस लड़के के हाथों की निशान बैठ गए थे। तभी रात्रि गुस्से से उसका हाथ झटका कर चिल्लाकर बोली, अंडरस्को डोंट टच मी, छोड़ो मुझे प्लीज।
कौन हो तुम लोग? उद्धरण चिन्ह। रात्रि का इस तरह हाथ झटकाने से एकांश अपने हाथ को पीछे लेते हुए कहा, _ऑक जस्ट रिलैक्स। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि अभी भी रोए जा रही थी, उसका हालत अब तक पूरी तरह खराब हो गया था। एकांश उसे अपने साथ ले जाने आया था, लेकिन रात्रि के साथ जबरदस्ती वह कर नहीं सकता था, इसलिए वह कुछ सोचते हुए जल्दी से रात्रि के गर्दन में हाथ डालकर उसके नस को जोर से दबा दिया तो रात्रि देखते देखते ही बेहोश हो गई। एकांश रात्रि को जल्दी से अपने गोद में उठाया, फिर अपने कार के बैक सीट पर उसे आराम से लेटाकर रिजुल को कॉल कर कहा, काम हो गया अंकल, मैं रात्रि को लेकर आ रहा हूँ। एकांश की बात सुन उधर से रिजुल का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वह बेहद एक्साइटेड होकर बोला, जल्दी आओ एकांश, मुझे अपनी बेटी को। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रिजुल अपनी खुशी को जाहिर कर आगे बोल ही रहा था कि तभी एकांश ने कहा, अंकल, आप प्लीज जल्दी से डॉक्टर को कॉल करिए, मैं रात्रि को लेकर आ ही रहा हूँ। बोलते हुए एकांश ने कॉल काटा, फिर कार में रखे हुए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर धीरे धीरे रात्रि के गाल पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। वही रिजुल ठाकुर एकांश की बात सुन अपने जगह में ही जम गया था। एकांश का कहने का क्या मतलब था? कहीं रात्रि को कुछ नहीं, उसकी बेटी को कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन एकांश ने ऐसा क्यों कहा? यही सब सोचते हुए रिजुल ने डॉक्टर को कॉल कर अपने मेंशन बुला लिया। करीब आधा घंटे बाद एकांश का कार आकर ठाकुर मेंशन के सामने रुका। एकांश पहले कार से बाहर आया, फिर रात्रि को आराम से अपने गोद में लिए बाहर आया। रिजुल मेंशन के बाहर ही इधर से उधर टहलते हुए बेसब्री से एकांश का आने का इंतजार कर रहा था। वह एकांश को आता देख भागते हुए उसके पास गया, फिर उससे कुछ पूछता कि तभी उसकी नजर उसकी बेटी पर गई। रात्रि के लाल मटौर चेहरे पर लंबे लंबे उंगलियां ऐसे चाप गए थे कि उसमें से बूंद बूंद खून भी नजर आ रहा था। रिजुल का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। वह गुस्से से एकांश को देखने लगा तो एकांश ने कहा, हमारे पहुंचने से पहले ही वहां। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। एकांश उसे डिटेल में बताते हुए रात्रि को लेकर सीधे अंदर चला गया। वही एकांश की बात सुन रिजुल का जबड़ा कस गया था। ठाकुर मेंशन। रिजुल ठाकुर और एकांश एक तक बेड पर किसी बेजान सी गुड़िया की तरह लेटी हुई रात्रि को देख रहे थे। रात्रि के मुलायम सी गाल पर जो थप्पड़ के निशान थे वह अब सूज चुके थे, और भले ही उस पर ऑइंटमेंट लगाया गया था, लेकिन अभी भी खून की हल्का हल्का सा बूंदे जो अब सूखे हुए थे वह अच्छे से दिख रहे थे, जिससे उसकी खूबसूरत चेहरे का नूर कहीं खो सा गया था। एकांश के कहने पर रिजुल ठाकुर ने पहले से ही डॉक्टर को बुला लिया था, और इस वक्त डॉक्टर रात्रि का चेकअप भी कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह डॉक्टर रात्रि के लिए कुछ दवाएं लिखकर रिजुल को देते हुए बोला, देखिए मिस्टर ठाकुर, इनका कंडीशन बहुत ही नाजुक है, ऐसा लगता है ये बार बार पैनिक करते हुए बेहोश हो जाती है, और ऊपर से यह प्रेग्नेंट भी है, तो प्लीज इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा, वरना ज्यादा पैनिक अटैक होने के कारण इनका आगे चलकर मिसकैरेज भी हो सकता है। रिजुल ठाकुर एक टक रात्रि को देखने लगा। कल जब सर्वाक्ष ने उससे कहा था कि रात्रि के अंदर उसका एक और जान जुड़ा है, उसी वक्त रिजुल ठाकुर को समझ आ गया था कि उसकी बेटी मां बनने वाली है, और वह नानाल। भले ही उस वक्त रिजुल ठाकुर ने सर्वाक्ष से गुस्से से बात कर आया था, लेकिन रात्रि की मां बनने की खबर से वह अंदर ही अंदर बहुत खुश था। लेकिन आज डॉक्टर की यह बात सुन उसके दिल में अब अजीब सर दर्द का लहर उठ रहा था, लेकिन उसे डॉक्टर का ये बात समझ नहीं आया कि रात्रि को बार बार पैनिक अटैक हो रहा है। लेकिन क्यों? करीब 1 घंटे बाद रात्रि को अब धीरे धीरे होश आने लगा था। वह हल्के से करहाते हुए अपने आंखें खोलने को हुई कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बालों को कोई प्यार से संवार रहा है। रात्रि झट से अपने आंखें खोलते हुए बोली, अक्ष आप आ गए। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का ख्याल आते ही रात्रि की मुरझा हुआ सा चेहरा पर पल भर में ही खिल उठा था, लेकिन अगले ही पल सामने बैठे रिजुल को देख रात्रि का वह खिलखिलाता चेहरा एकदम से पिला पड़ गया। रात्रि डर और घबराहट से जल्दी से रिजुल ठाकुर से दूर हटते हुए बोली, कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। रात्रि को इस तरह डर और घबराहट से उससे पीछे हटता देख रिजुल को थोड़ा बुरा लगा। वह फिर उठकर रात्रि के करीब जाते हुए कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि गुस्से से बोली, तुम तो रिजुल ठाकुर हो ना? उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने पहली बार रिजुल ठाकुर को पार्टी वेन्यू में देखा था, जब प्रियांश उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। उस वक्त रिजुल एकांश के साथ उसके पास पहुंचा था। रात्रि को पहले तो पता नहीं चला था कि उसके बगल में बैठा हुआ आदमी रिजुल ठाकुर ही है, जिसके पार्टी में सर्वाक्ष ने उसे अपने साथ ले गया था। लेकिन रिजुल ठाकुर ने उसका किडनैप क्यों किया? उसे यहाँ क्यों लाया है? क्या रिजुल ठाकुर का सर्वाक्ष से कोई दुश्मनी है? रात्रि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बेचैनी से पूरे रूम में अपने नजरें दौड़ाने लगी।
रूम बहुत ही आलीशान और लग्जरियस चीजों से भरा हुआ था, लेकिन रात्रि को वहां घुटन महसूस हो रहा था। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरने लगी कि तभी रिजुल उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को रात्रि बच्चा, कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। रात्रि मुड़कर गुस्से से चिल्लाकर बोली, अंडस्को हु द हेल आर यू मिस्टर? कहाँ लाए हो मुझे? और क्यों? एंड डोंट कॉल मी बच्चा। यू गेट दैट माई पॉइंट? क्रोध। रात्रि को ऐसे चिल्लाता देख रिजुल थोड़ा डर गया। वह बोला, अंडस्को बच्चा, प्लीज ऐसे चिल्लाओ मत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रात्रि को अजीब सा बेचैनी होने लगा था। उसका दिल इस वक्त चिक चिक कर रोते अपने बीस्ट हस्बैंड को आवाज लगाना कह रहा था, लेकिन क्या उसका आवाज उस तक पहुंच पाएगा? रात्रि बोली, अंडस्को लेट मी गो प्लीज। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए रात्रि डोर के पास जाने को हुई कि तभी रिजुल ठाकुर ने सख्ती से कहा, अंडस्को तुम अब यहाँ से कभी नहीं जा सकती। रात्रि की आईब्रोज आपस में ही जुड़ गए। वह मुड़कर गुस्से से रिजुल ठाकुर को घूरने लगी। तभी रिजुल उसके सामने आकर उससे कहा, अंडस्को तुम। उद्धरण चिन्ह। रिजुल ने इतना कहा ही था कि रात्रि ने गुस्से से उसे खुद से दूर धकेल कर चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को स्टे अवे फ्रॉम मी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि का इस तरह धक्का देने के वजह से रिजुल थोड़ा पीछे जाकर गिरने को हुआ था, लेकिन वह पास में रखे हुए टेबल के सहारे लिए खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ। वह फिर लाचारी में रात्रि को देखने लगा। तभी रात्रि गुस्से से उसके तरफ पॉइंट करते हुए बोली, अंडस्को चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं यह तबाही मचा दूंगी मिस्टर रिजुल ठाकुर। एंड आई एम श्योर अब तक मेरे सर्वाक्ष को आपके कारनामे के बारे में पता भी चल गया होगा। अगर वह यहाँ आए तुम्हारा पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है। उनके आने से पहले मुझे यहाँ से जाने दो। रात्रि की यह धमकी भरा बात सुन रिजुल पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसके होठों पर घमंड से भरी तिरछी मुस्कान आ गया था। वह कोई आम इंसान नहीं था, वह एक माफिया डॉन था। उसका नाम ही काफी था जिसे सुन हर किसी का हालत खराब हो जाना था। वैसे आज तक उसका टक्कर सर्वाक्ष खुराना से नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वह सर्वाक्ष खुराना के पावर से कम है। रात्रि गुस्से से रिजुल को घूर रही थी, लेकिन रिजुल को स्माइल करता देख उसे और डर लगने लगा। वह बोली, अंडस्को प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए रात्रि का आवाज रूंधला सा हो गया था। वही रिजुल उसके करीब जाते हुए फिर से कहा, अंडस्को तुमसे मिलने, तुम तक पहुंचने 1-2 दिन नहीं, मैंने पूरे 21 साल का इंतजार किया है रात्रि, और अब जाकर मुझे तुमसे मिलने का कोई मौका मिला है। रिजुल ठाकुर की यह बात रात्रि को कुछ समझ नहीं आया था। यह आदमी उससे क्या कह रहा है, और वह उसका 21 साल तक का इंतजार क्यों किया? यह उसका कौन है जो उसके लिए इतना इंतजार कर गया? रात्रि इस वक्त कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहती थी। उसे बस इस वक्त सर्वाक्ष चाहिए था। उसके बाहों में समा कर वह उसके कैद में महफूज रहना चाहती थी। वह रिजुल से गुस्से से बोली, अंडस्को आई सेड लेट मी गो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रिजुल ने अपना सरनामे हिलाकर कहा, अंडस्को मैंने कहा ना बच्चा, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों क्यों क्यों? कौन है आप मुझे रोकने वाले? मुझे यहाँ से जाना है, मेरे अक्ष के पास जाना है, सुना आपने? रात्रि चिल्लाते हुए बोली, फिर डोर के पास जाकर डोर ओपन करने को हुई कि तभी रिजुल ने दर्द भरी आवाज में कहा, अंडस्को अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तो भी तुम जाना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। रात्रि हैरानी से मुड़कर रिजुल को देखने लगी। रिजुल की आंखें अब नम हो गए थे। वह अपना सर ऊपर नीचे कर हिलाते हुए कहा, अंडस्को हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ रात्रि। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। पिता। रात्रि रिजुल को देख धीमी स्वर में गुनगुना कर बोली। रिजुल ने सुन लिया और उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए उससे कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि अपने चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान लिए बोली, अंडस्को पिता। हाँ मिस्टर रिजुल यू आर ए मिस्टेकन, मैं एक अनाथ हूँ। रात्रि ने जैसे ही ये लास्ट लाइन कहा, रिजुल के दिल में कुछ चुभन सा महसूस हो गया। वह कभी अनाथ नहीं थी, वह उसके लिए हमेशा था, लेकिन रात्रि के सामने आने का उसे हालत ने कोई मौका नहीं दिया था। लाड प्यार करके अपना बाप होने का फर्ज निभाने का हक उसके नसीब ने उससे छीन लिया था। रिजुल ने कहा, अंडस्को रात्रि, मुझे एक्सप्लेन करने दो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि के चेहरे पर बिखरी हुई वह व्यंग भरी मुस्कान रात्रि के दिल में अपने बाप के लिए जो नफरत और गिन भरी भाव है वह बयां कर रही थी। वह रिजुल की बात को बीच में रोककर पूछी, अंडस्को क्या आप मेरे माँ के साथ तब थे जब उन्होंने मुझे जन्म दिया था? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की इस सवाल का जवाब रिजुल के पास बिल्कुल नहीं था। वह उसे कुछ कहना चाहा, तभी रात्रि अपने चेहरे पर उसी व्यंग भरा मुस्कान लिए नफरत से खुद ही जवाब देते बोली, अंडस्को नहीं, क्या आप तब थे जब मैंने पहली बार मेरी माँ को मम्मा कहा था? उद्धरण चिन्ह।
रात्रि की इस सवाल का जवाब भी रिजुल ठाकुर के पास नहीं था। वह एकदम स्पीचलेस होकर रात्रि को देख रहा था और उसे जवाब न देता देख रात्रि के चेहरे पर बिखरी हुई वह व्यंग भरी मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। वह उसे फिर से खुद ही जवाब देते हुए बोली, अंडस्को नहीं। उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने फिर से नफरत के साथ उससे एक और सवाल किया, अंडस्को मेरे लिए ये जानना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने मेरे लिए अब तक क्या किया, लेकिन आपने मेरी माँ को बचाया जब वह मुझे दुश्मनों से बचा रही थी और मुझे बचाते बचाते मर गई। आप उस वक्त कहाँ थे मिस्टर रिजुल ठाकुर? कहाँ थे आप? उद्धरण चिन्ह। लास्ट लाइन रात्रि ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा था। वही रिजुल ठाकुर की आंखें अब तक आंसुओं से भर गए थे। रात्रि की एक एक बात भी उसके दिल में किसी कंजर की तरह चुभ सी गए थे। वह उसे समझाते हुए कहा, अंडस्को रात्रि, मैं। उद्धरण चिन्ह। रात्रि गुस्से से उससे बोली, अंडस्को आप मेरे पिता नहीं है मिस्टर रिजुल ठाकुर, और मुझे पिता की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरे पास मेरा अक्ष और मेरा परिवार है। रात्रि की बातें अब रिजुल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह रात्रि के दोनों हाथ पकड़कर बेचैनी से बोला, अंडस्को रात्रि, मुझे अपनी बात बोलने तो दो प्लीज। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने गुस्से से उसका हाथ झटका दिया। वही रिजुल को अब अपनी बात कहना ही था। अगर वह अभी भी नहीं कहता तो सामने खड़ी उसकी बेटी उसे कभी अपनाने वाली नहीं थी। वह बोला, अंडस्को मैं और किंजल, हम दोनों अनाथालय में साथ साथ बड़े हुए थे। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद भी करते आए थे, एक साथ स्कूल कॉलेज किया। लेकिन जब मैं स्कूल में था तब मुझे एकनाथ ठाकुर ने गोद ले लिया, जो पूरे रशिया माफिया को चलाता था। मैंने यह बात किंजल को नहीं बताया, और इस बात के साथ ही हम दोनों बड़े हुए, और वैसे ही हमारी भावनाएं भी एक दूसरे के लिए बड़ी होती गई। हमने डेटिंग शुरू की, लेकिन एक दिन किंजल को मेरे बारे में सब पता चला कि माफिया का आदमी हूँ, मौत का देवता हूँ जो रशिया के पूरे माफिया वर्ल्ड को नियंत्रित करता हुआ। मैंने किंजल को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं मानी, और आखिर में मुझे उसने छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि वह उस समय प्रेग्नेंट भी थी। कुछ महीनों के बाद मुझे उसका एक लेटर और उसकी एक तस्वीर मिली। वह 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने उस लेटर में कहा था कि यह बच्चा हमारे प्यार का प्रतीक है और मैं इसका हमेशा रक्षा करूंगी। मुझे उस वक्त बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं पल पल किंजल का लौटने का इंतजार कर रहा था। और उस लेटर के जरिए मुझे पता चला कि किंजल को भी मुझसे दूर नहीं रहा जा रहा है। लेकिन हालत ऐसे थे कि मैं चाहकर भी किंजल को उस वक्त अपने पास ला नहीं सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो किंजल और उसके पेट में पल रही तुम दुश्मनों के नजरों में आ जाते। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से एक छोटी बच्ची का तस्वीर मिली जो अभी अभी पैदा हुई थी, और उसके साथ लेटर भी था। वह मुझे किंजल ने ही भेजा था, लेकिन मैं इतना बदकिस्मत बाप साबित हुआ कि मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में तक नहीं उठा सका। वह हमेशा मुझे तुम्हारी तस्वीरें भेजती थी रात्रि, मैं उनसे ही खुश था। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ माफिया को किंजल के बारे में पता चल गया। मेरे दुश्मन किंजल पर गंदी नजर डालकर उसे पाने की कोशिश करने लगे ताकि वे मुझे धमका सकें। किंजल तुम्हारे साथ भाग गई, लेकिन मेरे दुश्मनों ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा, जिस कारण उसने तुम्हें अनाथालय में छोड़कर किंजल वहां से भाग गई ताकि तुम तक कोई ना पहुंच सके। लेकिन मेरे दुश्मन ने किंजल को पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। ये सब कुछ होने से मैं रोक नहीं सका, मैं उसकी रक्षा करने में असफल रहा बच्चा। लेकिन मैं अपनी बेटी को खो नहीं सकता था, इसीलिए मैं उन सारे दुश्मनों को खत्म करता गया जो मेरी किंजल को खत्म किया था। मुझे पता है कि अनाथालय में तुम्हें बहुत कठिनाई हुई होगी, लेकिन तुम्हें बचाने का यही एकमात्र तरीका था। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता, उस अनाथालय को ही तोड़ फोड़ कर डाला था, और जितने भी बच्चे उस अनाथालय में थे उन्हें कहीं और शिफ्ट कराया गया था, जिस कारण मुझे तुम्हारा पता मिलने इतना वक्त लग गया बच्चा। रिजुल की बात सुन रात्रि अपने जगह में ही जम सी गई थी। वही रिजुल अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अंडस्को किंजल के अलावा मेरे दिल में कोई नहीं था, वो मेरे दिल की रानी थी और आज भी मेरी रानी ही है। रात्रि कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरते जा रहे थे। वही दूसरी तरफ एक सुनसान जगह में सर्वाक्ष का प्राइवेट जेट आकर लैंड हुआ। रवीश ने पहले ही सर्वाक्ष के असिस्टेंट को इन्फॉर्म किया था, तो उस सुनसान जगह में सर्वाक्ष का असिस्टेंट कार लिए उनका ही वेट करते खड़ा था। सर्वाक्ष गुस्से से कार में आकर बैठ गया। वही पैसेंजर सीट पर रवीश बैठते हुए कहा, अंडस्को अक्ष, हम भाभी को अब कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? आई विश उनके साथ। उद्धरण चिन्ह। रवीश अपनी बात पूरा भी करता उससे पहले ही सर्वाक्ष ने गुस्से से कहा, अंडस्को ठाकुर मेंशन चलुअल। रवीश ना समझी में सर्वाक्ष को देखने लगा, लेकिन अचानक से उसे याद आया कि ठाकुर मेंशन रिजु ठाकुर का मेंशन है। रवीश के हाथों की मुट्ठी भींच गई। वही उनका कार अब ठाकुर मेंशन के लिए निकल गया।
रात्रि रोते हुए बस अपने सामने खड़े रिजुल ठाकुर को देख रही थी। एल किंजल को याद कर उस आदमी का दिल इस वक्त बुरी तरह रोने लगा था। एल किंजल को वह दिलो जान से प्यार करता था, लेकिन किंजल उसका माफिया होने का सच जानकर उससे दूर चली गई थी। लेकिन कुछ वक्त बाद जब किंजल को रिजुल का याद सताने लगी, जब उसे एहसास होने लगा कि वह रिजुल के बगैर नहीं रह सकती, तब तक बहुत देर हो चुका था। काश किंजल कभी रिजुल से अलग नहीं होती तो वह रिजुल के बनाए हुए सुरक्षित महल में रह जाती, जहां किसी की भी गंदी नजर उस पर या रात्रि पर कभी नहीं पड़ ही नहीं सकता था। लेकिन उसने गलती कर दिया था और उस गलती की एहसास भी उसे हुआ भी तो तब जब उसका और रात्रि का जान खतरे में आ गया था और आखिर में उसने अपना जान गंवा कर रात्रि को अनाथ करना पड़ा था। वही रात्रि को भी इस वक्त अपनी माँ किंजल याद आ रही थी। एल किंजल के साथ उसकी ज्यादा यादें नहीं बने थे, लेकिन जब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था तब उसकी माँ उससे मिलने चुपके चुपके से अनाथालय आ जाया करती थी। लेकिन कुछ दिन बाद उसे अपनी माँ को देखने का नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उसकी माँ की हत्या कर दिया गया था। रात्रि रोते हुए वही फर्श पर बैठ गई। तभी रिजुल उसके करीब आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया। रात्रि उससे मासूमियत से पूछी, अंडस्को कौन ज्यादा सुंदर है, मैं या मेरी मम्मा? उद्धरण चिन्ह। रिजुल हैरानी से रात्रि को देखने लगा। क्या रात्रि ने उसे माफ किया, उसे अपना लिया? असल में रात्रि का इस वक्त मूड स्विंग हो रहा था। जो प्रेगनेंसी में ये सब होना कॉमन था। रात्रि गुस्से से चिल्ला चिल्ला कर अब थक सी गई थी। या यूं कहे कि अब उसके पास किसी से भी बहस कर वहां से भाग जाने का ताकत नहीं रहा था। रिजुल ने उससे कहा, अंडस्को तुम किंजल की कॉबन कॉपी हो बच्चा, बस तुम्हारे आंखें नीली है, बाकी होंठ नाक ये चेहरा सब किंजल का ही लगता है। रात्रि हल्के मुस्कुराते हुए आंसुओं से भरा अपने चेहरा छूने लगी। उसे पता था वह बिल्कुल उसकी माँ पर ही गई है, क्योंकि रात्रि के पास उसकी माँ किंजल का तस्वीर था। लेकिन अनाथालय पर हुई हमले के वजह से उसने किंजल का तस्वीर सालों पहले ही खो दिया था। रात्रि ने रिजुल से पूछा, अंडस्को क्या आपके पास मम्मा की तस्वीर है? उद्धरण चिन्ह। रिजुल ने जल्दी से अपने फोन निकालकर किंजल की तस्वीर ओपन कर रात्रि को दिखाया। रात्रि ने उसके हाथ से फोन लिया, फिर आंखों में नमी लिए किंजल की तस्वीर देखने लगी। किंजल के साथ रिजुल के भी बहुत सी तस्वीर थे, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि रिजुल ही उसका बाप है। लेकिन रात्रि को रिजुल पर भरोसा करना चाहिए। हो सकता है रिजुल किंजल का नाम लिए उसे ट्रैप कर रहा हो सकता है रिजुल सर्वाक्ष से कोई बदला ले रहा हो, क्योंकि सर्वाक्ष के कम दुश्मन नहीं थे। रात्रि किंजल की तस्वीर देखते हुए उठी, फिर बेड पर जाकर बैठने को हुई कि तभी उसकी नजर बेडशीट पर गई जो पिंक कलर का था। वह गुस्से से रिजुल को घूर कर बोली, अंडस्को आई जस्ट हेट दिस पिंक कलर, चेंज इट। रिजुल ने एक नजर बेडशीट को देखा, फिर ना समझी में रात्रि को देख पूछा, अंडस्को मुझे लगा लड़कियों को पिंक कलर पसंद है तो? उद्धरण चिन्ह। रिजुल ने अपनी बात अधूरा ही छोड़ा, क्योंकि रात्रि अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे बुरी तरह घूरने लगी थी। वह गुस्से से चिल्लाए, अंडस्को डू एज आई सेड, जैसा मैंने कहा वैसा करो। रिजुल ने कहा, अंडस्को ऑक ऑक रिलैक्स बच्चा, ये सब मैं अभी चेंज करा दूंगा। रात्रि चुपचाप जाकर सोफे पर अपने दोनों पैर फोल्ड कर बैठ गई। वही रात्रि का कोल्डनेस देखकर रिजुल ने अपने मन में कहा, अंडस्को मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा गुस्सैल लग रही है। इसका कोल्डनेस देखकर ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ शक्ल से ही किंजल की तरह मासूम दिखती है, बाकी इसका नेचर गुस्सा सब मुझ पर गया है। सोचते हुए रिजुल के होंठों पर घमंड भरा स्माइल आ गया था। रात्रि का इस तरह अचानक से ऑर्डर भरी टोन सुन रिजुल को बुरा नहीं लगा। वह उसकी बेटी थी, वह हक से उस पर चिल्लाते हुए उससे कुछ भी मांग रख सकती थी। लेकिन ये कोल्डनेस रात्रि पर सर्वाक्ष का असर से हुआ था। वह सर्वाक्ष के साथ रहते रहते उसके जैसे ही बन गई थी। वही रात्रि पूरे रूम में अपने नजरें दौड़ा रही थी। तभी उसकी नजर कुछ तस्वीरों पर गई जो छोटी बच्ची के लग रहे थे। रात्रि उठकर जाके उन तस्वीरों को देखने लगी। तभी रिजुल उसके पास जाते हुए कहा, अंडस्को ये सब तुम्हारे ही तस्वीर है बच्चा, मुझे ये सब किंजल ने भेजा था। बोलते हुए रिजुल रात्रि के तस्वीरों को देखने लगा जो रात्रि के बचपन के थे। रात्रि ध्यान से उन तस्वीरों को देख रही थी। रिजुल ने उसकी तस्वीरों को ज्यादा ही संभाल कर रखा था। रात्रि अपना सर घुमाकर फिर रिजुल को देखने लगी। क्या यह आदमी उसका ही पिता है? रात्रि को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अक्ष के अलावा उसका कोई फैमिली भी है। अक्ष के अलावा भी वह आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा कर सकती है। रात्रि का इस तरह खुद को देखता देख रिजुल उससे कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि उसे बेरुखी से बोली, अंडस्को मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को भी मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। रिजुल मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को हाँ बच्चा, क्या खाना चाहोगी तुम? बताओ, मैं अभी तुम्हारे लिए बना कर लाऊंगा। रात्रि को रिजुल से कुछ भी नेगेटिव वाइब नहीं आ रहा था। उसे देख उसके दिल में अजीब सा बेचैनी महसूस होने लगा था। क्या उसे इस इंसान को अपना बाप मान लेना चाहिए?
इस पर विश्वास कर लेना चाहिए। रात्रि खोए अंदाज में उससे जवाब में पूछी, अंडस्को आप मेरे लिए कुछ भी बना दोगे? उद्धरण चिन्ह। रिजुल उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, अंडस्को हाँ बच्चा, क्या खाना है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। रिजुल का छुअन रात्रि को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि अजीब सा उसे अपनापन महसूस हो रहा था। वह थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर उसके हाथ हटाकर ऑर्डर भरी लहजे में बोली, अंडस्को पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चिकन, कोक कोला, कोई भी फ्लेवर का केक। कंजूसी करते हुए एक एक ही मत लाइएगा, मुझे सब बाउल भर भर के चाहिए। रिजुल उसका फास्ट फूड का पिटारा सुन उसे ही हैरानी से देखने लगा। उसकी बेटी को हेल्थी फूड का ये भी पता है? क्या सर्वाक्ष उसकी बेटी के हेल्थ के बारे में बिना सोचे ये सब उसे खिलाता है? रिजुल को अभी भी अपने जगह में ही खड़ा देख रात्रि गुस्से से बोली, अंडस्को क्या सोच रहे हैं आप? जाए मेरे बताए हुए सब बना कर लाए, मुझे भूख लगी है। रिजुल रात्रि को इस वक्त कुछ भी मना नहीं करना चाहता था, तो वह चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चला गया। वही उसके जाते ही रात्रि रिजुल के फोन से ही सर्वाक्ष का नंबर डायल कर उसे एक मैसेज ड्रॉप किया। सर्वाक्ष, आपको सच में अब मुझसे प्यार नहीं रहा ना? मेरे किडनैप हुए अब तक पूरे 2 घंटे बीत गए और आप अभी तक मुझ तक पहुंचे नहीं। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह मुसीबत में भी इग्नोर करने की? हम। उद्धरण चिन्ह। रात्रि का फिर से मूड स्विंग होने लगा था। उसे सर्वाक्ष से इस वक्त ये बताना चाहिए था कि उसे रिजुल ठाकुर ने किडनैप किया है और वह इस वक्त उसी के मेंशन में है, लेकिन रात्रि को उससे इस तरह शिकायतें करनी थी। रात्रि ऐसे ही बकवास बातें टाइप करते हुए सर्वाक्ष के नंबर पर जैसे जैसे भेज रही थी, वैसे वैसे डिलीट भी कर रही थी ताकि रिजुल को पता ना चले। तभी उसे सर्वाक्ष के नंबर से एक वार्न भरा मैसेज आया, जिसे पढ़ते ही रात्रि का मुंह बन गया। उधर से सर्वाक्ष ने कहा था, अंडस्को पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चिकन, कोक कोला, केक, इन सारे बकवास चीजों को तुमने गलती से भी छुआ ना, तो तुम्हारा खैर नहीं। रात्रि एकटक गुस्से से सर्वाक्ष के मैसेज को घूरने लगी। उसने जानबूझकर ही रिजुल को ये सब बना कर लाने कहा था, क्योंकि जब से वह प्रेग्नेंट हुई थी तब से सर्वाक्ष ने उसके फास्ट फूड पर पूरी तरह रोक टोक लगा चुका था, लेकिन उसे बार बार यही सारे चीजें खाने की मन करता था। रात्रि ने जल्दी से सर्वाक्ष का वह मैसेज डिलीट कर एक और मैसेज लिखने लगी, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं अक्ष? आपको इस वक्त भी मेरे खाने पीने पर नजर डालनी है? पहले आपको मुझे ढूंढ कर घर ले जाने का सोचना चाहिए, लेकिन आप। उद्धरण चिन्ह। रात्रि यह सब टाइप करते करते रुक गई, क्योंकि अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि सर्वाक्ष को कैसे पता चला कि उसने रिजुल को अभी फास्ट फूड बनाने कहा है। क्या सर्वाक्ष को पता है कि वह इस वक्त रिजुल के विला में है? लेकिन कैसे? वह सर्वाक्ष को पूछने के लिए डायरेक्ट उसे कॉल करने को हुई कि तभी उसके रूम का डोर खुलने का आवाज सुनाई दिया। रोआ ने जल्दी से रिजुल का फोन बेड के एक कोने में फेंक कर वह भी बेड पर बैठ गई। तभी रिजुल एकांश के साथ रूम में आया। रात्रि ने उसे देखा, उसके हाथ खाली थे। ये देख वह बोली, अंडस्को वेयर इज माय पिज़्ज़ा बर्गर? उद्धरण चिन्ह। रिजुल अपने पीछे की तरफ इशारा करने लगा, जैसे कह रहा हो कि सब कुछ रेडी है और आ ही रहा। लेकिन रिजुल और एकांश के अलावा वहां कोई नहीं था। रात्रि गुस्से से रिजुल को घूरने लगी तो रिजुल हड़बड़ा गया और वह जल्दी से मुड़कर देखा, वहां सच में कोई नहीं था। ये देख उसकी दांत भींच गए। वह गुस्से से चिल्लाया, अंडस्को मॉली, मॉली वेयर आर यू? उद्धरण चिन्ह। रिजुल को चिल्लाता देख एकांश बोला, अंडस्को रिलैक्स अंकल, मैं देखता हूँ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए एकांश रूम से बाहर जाने को हुआ कि तभी एक फीमेल सर्वेंट जिसका नाम मॉली था, वह हड़बड़ाते हुए अंदर आते बोली, अंडस्को सॉरी मास्टर, आई एम हियर। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। मौली की हाथ में एक बड़ा सा ट्रे था जिसमें रात्रि के बताए हुए सारा खाना था। रात्रि की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसे बार बार सर्वाक्ष का मैसेज भी याद आ रहा था। रात्रि का चेहरा छोटू सा हुआ, लेकिन उसे इस वक्त ज्यादा ही भूख लग रहा था, तो वह सर्वाक्ष की बात को इग्नोर कर बिना सोचे समझे सब कुछ खाने लगी। रिजुल, एकांश, मौली तीनों ही अपने चेहरे पर हैरान भरी भाव लिए एकटक रात्रि को देखने लगे। रात्रि ऐसे खा रही थी जैसे वह कुछ दिन से कुछ खा ही नहीं हो। मौली अपने में ही गुनगुना कर बोली, अंडस्को ये कितना खाती है? उद्धरण चिन्ह। वही एकांश के चेहरे पर अब रात्रि को देख हल्की सी स्माइल आ गई थी। रात्रि की हरकत उसे बेहद क्यूट और फनी जो लग रहे थे। वह आगे जाकर रात्रि से पूछा, अंडस्को और कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह। रात्रि के मुंह में इस वक्त खाना भरा हुआ था, जिस वजह से उसका वह लाल मटोर चेहरा किसी बलून की तरह फूल गया था। एकांश को उसे ऐसे देख बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वह उस पर हंसकर उसे नाराज नहीं कर सकता था।
वही रात्रि एकांश को बेहद तिखी नजरों से देख रही थी। एकांश ने ही उन दोनों दरिंदों से बचाकर उसे यहाँ लाया था। वह फिर ना समझी में रिजुल को देखने लगी, जैसे वह उससे पूछना चाह रही हो कि एकांश कौन है। रिजुल को उसका देखना समझ भी आ गया था। वह बोला, अंश को यह एकांश है, मेरे दोस्त का बेटा। दोस्त तो अब नहीं रहा, लेकिन उसका अंश मेरे पास बिल्कुल महफूज है। रिजुल की बात पर रात्रि ने कुछ नहीं कहा। उसे ना एकांश से मतलब था और ना ही रिजुल से। वह बस सर्वाक्ष का इंतजार कर रही थी। जब तक उसे यकीन नहीं होता कि रिजुल उसका ही बाप है, तब तक वह उसे अपना नहीं सकती थी। वैसे उसका दिल यही कहने लगा था कि रिजुल ही उसका बाप है, लेकिन रात्रि को कहीं न कहीं डर लग रहा था। वह सर्वाक्ष के अलावा इस दुनिया में उसे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था। और ये दुनिया कितना धोखेबाज लोगों से भरा है, ये रात्रि को उसके पिछले जन्म में अच्छे से समझ भी आ गया था। या यूं कहे कि सब कुछ समझने के लिए उसे आखिर में अपने पिछले जन्म में अपना जान देना पड़ा था। रात्रि ने जल्दी से सारा खाना खत्म किया, लेकिन उसका भूख मिटा नहीं था। वह रिजुल पर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को आई एम स्टिल हंग्री। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वॉट? एक साथ मौली, एकांश और रिजुल हैरानी से रात्रि को देख पूछे। खुराना मेंशन। रात्रि का मिसिंग होने का खबर सुन भावेश और रुक्मणी ज्यादा ही पैनिक करने लगे थे। उन्हें अभी अभी गार्ड से खबर मिला था कि रात्रि जिस कार से ऑफिस के लिए निकली थी, वह कार पूरी तरह डैमेज हुई है और ड्राइवर का डेथ भी हो गया है, लेकिन रात्रि का कोई खबर नहीं, वह लापता है। रुक्मणी और भावेश दोनों की हाथ पैर अब ठंडे पड़ गए थे। रुक्मणी रोते हुए अपना हालत खराब कर रही थी, तो वही भावेश उसे संभालते हुए बार बार रवीश और ध्रुव को कॉल कर रहा था, क्योंकि उन्हें सर्वाक्ष से रात्रि की मिसिंग की खबर कहने का हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन रवीश और ध्रुव उनका कॉल पिक नहीं कर रहे थे। ये देख भावेश बोला, अंडरस्को रुक्कू, ये दोनों मेरे कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। मैं अक्ष को ही कॉल लगा। उद्धरण चिन्ह। भावेश ने अपनी बात पूरा भी नहीं किया था कि उधर से उन्हें सर्वाक्ष के नंबर से कॉल आया। भावेश ने जल्दी से कॉल पिक कर अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, अंडरस्को अक्ष, रात्रि बच्चा। वह बिल्कुल ठीक है दादू, आप सिर्फ दादी और अपना ख्याल रखिए, मैं उसे लेकर आधा घंटे में घर आ जाऊंगा। उधर से सर्वाक्ष इतना कहकर कॉल को काट दिया, लेकिन सर्वाक्ष की यह बात सुन वह दोनों अब चैन की सांसें लेने लगे थे। रात्रि का इस तरह लापता होने का खबर उन्हें अंदर तक डरा कर रख दिया था। रात्रि सर्वाक्ष और उनकी जान बन गई थी। अगर उसे कुछ होता तो ना सर्वाक्ष जी सकता था और ना ही वह दोनों। दूसरी तरफ सर्वाक्ष का कार आकर जोर से ब्रेक लगाते हुए ठाकुर मेंशन के सामने रुका। वही बैक सीट पर बैठे हुए सर्वाक्ष का औरा किसी शैतान की तरह हो गया था। उसका इस वक्त ज्यादा ही गुस्से से तमतमा रहा था। उसके माथे पर नसें तक उबर कर नजर आ रहे थे। वह कार का डोर ओपन कर बाहर आने को हुआ कि तभी उसके कार के चारों ओर रिजुल के बॉडीगार्ड्स आकर खड़े हो गए। सर्वाक्ष के दांत भींच गए। वह अपना गर्दन मसलते हुए अपने थिकी नजरों को अपने चारों ओर घुमाया, फिर सामने बैठे रवीश को कुछ इशारा किया। ठाकुर मेंशन, आई एम स्टिल हंग्री, मुझे अभी भी भूख लगी है। रात्रि चिल्लाते हुए रिजुल ठाकुर से बोली। वही सामने खड़े रिजुल ठाकुर, एकांश और मौली तीनों ही एक साथ हैरानी से रात्रि को देखने लगे थे। रात्रि को अभी अभी मौली ने कम खाना लाकर नहीं दिया था। आसानी से उसमें दो लोग पेट भर कर खा सकते थे, लेकिन उतना खाना रात्रि के छोटू सा पेट को भरा नहीं था। वही मौली कभी रात्रि के पेट को देखती तो कभी खाली हुई ट्रे को। वह फिर अपने मन में बोली, अंडस को इतना सब खाने के बाद भी ये लड़की अभी भी भूखी है। उद्धरण चिन्ह। वही एकांश भी अपने मन में मौली जैसे ही सोच रहा था। वह एक नजर खाली ट्रे को देखा, फिर रात्रि के पास जाकर पूछा, अंडस को आयुषो, तुम्हें अभी भी भूख लगी है? उद्धरण चिन्ह। रात्रि उसे गुस्से से घूरने लगी। यह आदमी उससे इस तरह सवाल कर कहना क्या चाहता है? क्या वह ज्यादा खाती है? रात्रि अपने दांत पीसते हुए उस फीमेल सर्वेंट से चिल्लाकर बोली, अंडस्को मोली टोली, वेयर इज किचन? उद्धरण चिन्ह। मौली हड़बड़ा कर रूम के बाहर की तरफ पॉइंट करते हुए कुछ कहने को हुई, उससे पहले ही रात्रि गुस्से से उस रूम से बाहर चली गई। रात्रि। उद्धरण चिन्ह। रिजुल को अपनी बेटी का बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह भी उसके पीछे ही चला गया। वही मेंशन के बाहर सर्वाक्ष का कार आकर जोर से ब्रेक लगाते हुए रुक गया था। कार के बैक सीट पर बैठे हुए सर्वाक्ष का औरा किसी शैतान की तरह हो गया था। वह इस वक्त अपना सर टेढ़ा कर अपने गर्दन को बुरी तरह मसलते हुए तिखी नजरों से अपने कार को घेरे हुए रिजुल के बॉडीगार्ड्स को देख रहा था। अचानक से सर्वाक्ष के कार का बोनट और डिक्की के हिस्से में ऑटोमेटिक गन्स बाहर आकर उन पर गोली चलाने लगे। रिजुल के बॉडीगार्ड्स एक्शन मोड में आकर ट्रिगर दबाने को हुए, लेकिन कार से बुलेट्स ज्यादा ही तेजी से उन पर बारिश की तरह बरसने लगे थे।
सर्वाक्ष का कार बस चारों ओर घूम रहा था, जिससे उसके कार के चारों ओर घेरे हुए बॉडीगार्ड्स अब देखते ही देखते नीचे गिरते जा रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ संभलाने का मौका ही नहीं मिला था। कुछ ही पल में वहां का माहौल एकदम से शांत हो गया। वही सर्वाक्ष के होंठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। वह कार से बाहर आकर अपना बॉडी स्ट्रेच करा, फिर सीधे विला के अंदर चला गया। वही किचन के डोर के पास खड़े रिजुल और एकांश को बाहर का इस वक्त कोई खबर नहीं रहा था। उन्हें रात्रि ने अनजाने में ही सही अपने में उलझा कर रख दिया था। वह दोनों इस वक्त हैरानी से बस रात्रि को देख रहे थे, जो फ्रिज में रखे हुए सारे खाने की चीज को थोड़ा थोड़ा ही टेस्ट कर फेंकते जा रही थी। रात्रि इस वक्त अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी, लेकिन रात्रि का सच में अभी भी पेट नहीं भरा था। उसका मन बहुत कुछ खाने को कह रहा था, लेकिन थोड़ा सा मुंह में चबाते ही उसे वॉमिटिंग फील हो रहा था, जिस वजह से वह आधा अधूरा खाकर नीचे फेंक रही थी। तभी एकांश ने रिजुल से कहा, अंडरस्को अंकल, आपकी बेटी को कहीं हंगर इशू तो नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। एकांश के पीछे खड़ी मौली को तो रात्रि रिजुल की बेटी ही नहीं लग रही थी। वह रिजुल से पूछी, अंडरस्को मास्टर, कहीं आप गलत लड़की को तो उठाकर नहीं लाए हैं ना? उद्धरण चिन्ह। रिजुल घूरकर उसके ओर देखने लगा तो मौली हड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्को सॉरी मास्टर। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वही रात्रि का चेहरा धीरे धीरे रोनी जैसा हो रहा था। उसे खाने का मन तो कर रहा था, लेकिन उससे कुछ भी खाए नहीं जा रहा था। उसे अब खुद का ही यह हालत अब इरिटेट कर रहा था। वह शांत होना चाहती थी, लेकिन ये सर्वाक्ष के बगैर कहाँ मुमकिन था। उसे बस सर्वाक्ष चाहिए था। उसका दिल अंदर ही अंदर तरस रहा था कि कब सर्वाक्ष उसके पास आएगा, कब वह उसके मजबूत बाहों में समा जाएगी। वैसे रिजुल के विला में रात्रि ज्यादा बुरा या घुटन जैसा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसे बस इस वक्त सर्वाक्ष चाहिए था। उसका वह बीस्ट हस्बैंड भले ही उस पर गुस्सा करते हुए उसे रुला देता था, लेकिन उसका वह अनकंडीशनल प्यार उसे बेहद सुकून देता था। वह खुद को उसमें बिना सोचे समझे खो जाती थी। सच में रात्रि के लिए वह बेरहम इंसान उसका सुकून था। रात्रि का दिल अंदर ही अंदर अब सर्वाक्ष को आवाज लगाने लगा था, और उसके रूह रूह में समा हुए सर्वाक्ष उसके पास पहुंच भी गया था। रिजुल रात्रि के चेहरे के हाव भाव को ही नोटिस कर रहा था। रात्रि का रुवासा सा चेहरा देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और उसे समझ भी आ गया था कि रात्रि कुछ खाना चाहती है, लेकिन उसे वह नहीं मिल रहा है जिसे खाते ही उसे सुकून मिले। रिजुल उसके पास जाते हुए कहा, अंडरस्को रात्रि बच्चा, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे लिए स्वीट भी बना कर रखा था, आओ आकर टेस्ट करो। बोलते हुए रिजुल वही किचन के काउंटर पर रखे हुए एक बाउल उठाकर रात्रि के पास गया। रात्रि अब उसके ओर ही देख रही थी। तभी रिजुल बाउल में रखे हुए रसगुल्ला उठाकर उसे खिलाने अपने हाथ आगे बढ़ाया। रात्रि ने एक नजर उसे देखा, फिर खाने अपना मुंह खोलने को हुई कि तभी उसे वह कर्कश आवाज सुनाई दी, जिसे सुनने के लिए उसके कान कब से तरस रहे थे। उसे पल पल इंतजार इसी आवाज का ही तो था। रात्रि। उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने जैसे ही सर्वाक्ष का आवाज सुना, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह जल्दी से किचन से बाहर भागते हुए सर्वाक्ष का नाम बेहद बेचैनी से ली। सर्वाक्ष। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। वही सर्वाक्ष का आवाज सुनते ही रिजुल के हाथ से रसगुल्ला नीचे गिर गया था, जो वह रात्रि को खिलाने पकड़ा था। वही एकांश के हाथों की मुट्ठी ही भींच गए थे। वह गुस्से से फिर बाहर चला गया। वही हाल में खड़े सर्वाक्ष रात्रि को आवाज लगा रहा था कि तभी उसे रात्रि किचन से भागते हुए उसके पास ही आते हुए नजर आया। रात्रि को देखते ही सर्वाक्ष के दिल में सुकून का लहर उठ गया। वह कितना बेचैन होकर उसे देखने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए तरसा था, ये वही जानता था। जब से वह बाहर गया था तब से रात्रि की एक एक बात तक सुन पा रहा था, लेकिन स्कॉर्पियो कार में रात्रि के मुंह से उसका नाम जितना दर्द और घबराहट से चिल्लाते हुए निकला था, वह सुन उसका दिल उस पल धड़कना ही भूल गया था। उसे एक पल ऐसा लगा कि उसने अपनी फूल जैसी बीवी को खो ही दिया है। सर्वाक्ष रात्रि को देख अपने बाहें फैलाने को हुआ कि अचानक से उसकी आंखें सर्द हो गई। पल भर में ही उसका चेहरा एकदम से काला पड़ने लगा। वही सामने सर्वाक्ष को देख रात्रि की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वह भागते हुए आकर उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लग गई। वही सर्वाक्ष का अंदर अब खून खौलने लगा था। वह गुस्से से एकांश और रिजुल को घूरने लगा। वह दोनों भी बाहर आकर सर्वाक्ष को उसकी नजरिया से ही देख रहे थे। वही रात्रि उससे लिपट कर रोए जा रही थी। तभी सर्वाक्ष रात्रि को खुद से अलग कर उसके गाल को देखते हुए बेहद सर्द आवाज में मगर धीरे से पूछा, अंडरस्को तुम पर किसने हाथ उठाया था? इन दोनों में से कोई? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने रिजुल और एकांश की तरफ पॉइंट करते हुए कह ही रहा था कि तभी रात्रि अपना सर नामे हिलाते हुए मासूमियत से बोली, अंडरस्को नहीं, मुझे तो उस लड़के ने मारा था, वह भी बहुत जोर से। उद्धरण चिन्ह। वह लड़का रात्रि के गाल पर कितना बेरहमी से मारा था, ये रात्रि का गाल देखकर ही सर्वाक्ष को पता चल रहा था।
रात्रि का वह मुलायम सा गाल जिसे सर्वाक्ष जी भर कर चूम के कभी काटते हुए उसे सताता तो कभी अपने प्यार में गिला कर डूबा देता था, लेकिन आज उसका वह गाल पूरी तरह सूज गया था और उस पर उस दरिंदे के हाथों की निशान बुरी तरह चप सी गए थे। कहीं कहीं तो खून का बूंद भी नजर आ रहा था। सर्वाक्ष का दिल अंदर ही अंदर तड़प उठा। उसके मारने से उसकी बीवी को कितना दर्द हुआ होगा, कितना चिल्लाई वह। सर्वाक्ष को इस वक्त रात्रि का हालत देखकर तकलीफ भी हो रहा था और उसका गुस्सा बढ़ते भी जा रहा था। उसका चेहरा रात्रि का गाल देखकर ही काला पड़ गया था। वही रात्रि रोते हुए सर्वाक्ष को देख रही थी। तभी सर्वाक्ष उसके गाल को धीरे से छूते हुए कहा, अंडरस्कोर आई एम सॉरी बीवी, मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें आज बहुत कुछ सहना पड़ा। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे कुछ कहने को हुई कि तभी सर्वाक्ष जोर से उसे अपने आप से चिपका कर अपने कदम पीछे लेते हुए रिजुल को घूरने लगा, जो उससे रात्रि को अलग करने उनके बेहद करीब आया था। लेकिन सर्वाक्ष का रात्रि को लेकर इस तरह पीछे हटने से रिजुल का हाथ हवा में ही रह गया था। दूसरी तरफ ध्रुव का हॉस्पिटल। अब तक रात हो गया था। वही मीरा का आज नाइट शिफ्ट था। वह इस वक्त अपने कैबिन में बैठे हुए कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स चेक कर रही थी, लेकिन बार बार उसे डॉक्टर शालिनी की बातें याद आ रहे थे, जिस वजह से वह ज्यादा ही डिस्टर्ब लग रही थी। तुम्हें सच में लगता है डॉक्टर ध्रुव तुमसे सच्चा प्यार करता है? ही वॉन्ट ओनली सेक्स इडियट। उद्धरण चिन्ह। नया नया सा प्यार है ना, इसलिए तुम्हारा मन कुछ भी गलत सुनने तैयार नहीं है मीरा। लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ यह आदमियाँ कैसे होते हैं। प्यार से इसीलिए पेश आते हैं क्योंकि उन्हें सेक्स चाहिए होता है। डॉक्टर शालिनी की कही हुई यह बातें मीरा के कान में बार बार गूंजते ही जा रहे थे। अलमीरा इरिटेट होकर सारे फाइल्स टेबल पर फटकते हुए बोली, अंडस्को मुझे उस शालिनी की बातें इतना याद क्यों आ रही है? मुझे पता है ध्रुव ऐसा नहीं है, वह मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन यह बातें मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही है? उद्धरण चिन्ह। मीरा चिढ़ते हट ये सब बदबद ही रही थी कि अचानक से हॉस्पिटल के सारे लाइट्स एक साथ बंद हो गए। अलमीरा हड़बड़ा गई। वह जल्दी से अपने टेबल पर पड़ी फोन ढूंढते हुए बोली, अंडस्को अचानक से हॉस्पिटल के लाइट्स कैसे चले गए? ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, फिर आज? उद्धरण चिन्ह। मीरा को कुछ अजीब सा लग रहा था क्योंकि हॉस्पिटल के लाइट्स कभी बंद नहीं होते और यह हॉस्पिटल ध्रुव का था और हॉस्पिटल में ऐसा कोई फैसिलिटी की कमी नहीं था, लेकिन आज हॉस्पिटल के लाइट्स ऑफ होने से मीरा को कुछ गड़बड़ लग रहा था। मीरा ने अपने फोन में टॉर्च ऑन कर केबिन से बाहर चली गई। लाइट्स ऑफ होते ही हॉस्पिटल में ज्यादा ही चहल पहल था। हर कोई फोन टॉर्च लिए घूम रहा था, लेकिन दूर खड़ी शालिनी की चेहरे पर टेढ़ी स्माइल थी। ठीक 20 सेकंड बाद शालिनी की फोन में कुछ नोटिफिकेशन आया। शालिनी ने तुरंत किसी को एक मैसेज ड्रॉप किया तो उसी वक्त लाइट्स ऑन हो गए। मीरा बाहर आकर हॉस्पिटल के स्टाफ से बात कर रही थी, लेकिन लाइट्स ऑन होते ही वह भी थोड़ा शांत होकर जनरल वार्ड में पेशेंट्स का चेकअप करने चली गई। वही शालिनी की चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखरा हुआ था। वह मीरा को देखते हुए अपने मन में बोला, अंडस्को मम, ऑल द बेस्ट मीरा, कल का दिन तुम्हारे लिए बेहद यादगार होने वाला है। आई मीन कल हॉस्पिटल में तुम्हारा आखिर दिन होगा। शालिनी हंसते हुए वहां से बाहर चली गई। वही दूसरी तरफ क्रियांश बेहद सर्द नजरों से अपने सामने खड़े उदय को देख रहा था, जो इस वक्त पसीना पसीना हो चुका था। उदय इस वक्त किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से उधर से उसका कोई कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। तभी क्रियांश ने कहा, अंडस्को मम, इस बार भी तुमने काम को ठीक से अंजाम नहीं दिया। सर्वाक्ष खुराना की बीवी और रिजुल ठाकुर की बेटी तुम्हारे बिछाए हुए जाल में फंसते फंसते बच गई। क्रियांश ये सब गुस्से से नहीं बल्कि नॉर्मल वे में कह रहा था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि इस बार भी उसका काम होने से नहीं रहा, क्योंकि वह जानता था उसके सामने उसके दो दुश्मन खड़े थे। एक सर्वाक्ष खुराना जो किसी बीस्ट से कम नहीं था, तो दूसरा रिजुल ठाकुर जिसे माफिया वर्ल्ड में गॉड ऑफ डेथ कहलाया जाता था। लेकिन क्रियांश भी कमजोर खिलाड़ी नहीं था। भले ही उसके बाजी इस वक्त पलटते हुए उसे मुंह के बल गिरा रहा था, लेकिन वह हार मनाने वालों में से नहीं था। वह सिर्फ जीतने वालों में से था। चाहे उसे जीतने के लिए हर एक गलत रास्ता भी अपनाना पड़े, तो वह बेझिझक अपना कर अपने काम को अंजाम देने वाला था। क्रियांश के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, जिसका अंदाज ना सर्वाक्ष को था और ना ही रिजुल को। रात्रि इस वक्त पूरी तरह सर्वाक्ष के बाहों में दबोच सी गई थी, क्योंकि सर्वाक्ष उसे कसके अपने आप से चिपका कर अपने बाहों में लिए खड़ा था और बेहद सर्द नजरों से सामने खड़े रिजुल ठाकुर को देख रहा था। वही रिजुल ठाकुर का चेहरा भी गुस्से से ही भरा था और वह एक तक रात्रि और सर्वक्ष को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सर्वक्ष उसकी सिक्योरिटी फोर्स को चकमा देकर अंदर आया भी है तो कैसे आया, और उसे खबर क्यों नहीं मिला कि सर्वाक्ष आया भी है। वही खड़े एकांश भी यही सोच रहा था। तभी सर्वाक्ष ने कहा, अंडस्को रिजुल ठाकुर, उफ ससुर जी,
मैं शहर से बाहर क्या गया, आपने तो मेरे इजाजत के बगैर मेरी बीवी को ही उठा लाए। नॉट फेयर। सर्वाक्ष के मुंह से ससुर जी वर्ड सुन रात्रि हैरानी से अपना सर ऊपर कर सर्वाक्ष को देखने लगी। अब सर्वाक्ष रिजुल को ससुर कह रहा है, मतलब रिजुल ठाकुर उसका बाप है। और सर्वाक्ष ये बात कैसे जानता है? अगर जानता है तो सर्वाक्ष ने उसे बताया क्यों नहीं कि रिजुल ठाकुर ही उसका बाप है। वही रिजुल ठाकुर के दांत भींच गए थे। वह गुस्से से बोला, अंडस्को वह मेरी बेटी है सर्वाक्ष। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष ने कहा, अंडस्को यह मेरी बीवी और मेरे होने वाली बच्चे की मां है। तभी रिजुल ठाकुर अपने दांत टटोरते हुए कहा, अंडस्को तुम। उद्धरण चिन्ह। रिजुल ठाकुर अपनी बात पूरा भी करता तभी वहां रात्रि बोल पड़ी, क्या कहा आपने? ससुर जी, मतलब अक्ष यह मेरे असली डैड है। उद्धरण चिन्ह। रात्रि का सवाल सुन रिजुल ठाकुर को ख्याल आया कि सर्वाक्ष ने अभी अभी उसे ससुर जी कहा है। बल्कि जब वह रात्रि के जन्मदिन पर उसके घर गया था तब सर्वाक्ष ने उसके बात मानना तो दूर उसे सीधे घर से बाहर जाने कहा था। वही रात्रि बेसब्री से सर्वाक्ष का जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन सर्वाक्ष अपने चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन लिए उसे बिना जवाब दिए ही देख रहा था। सर्वाक्ष को जवाब न देता देख रात्रि बेचैनी से बोली, अंडस्को अक्ष, बताए न, यह मेरे डैड है ना? आपने अभी अभी इन्हें ससुर जी कहा, मतलब यह मेरे पापा ही है। आपको पता है, ये थोड़ी देर पहले मुझे समझा भी रहे थे कि वह मेरे डैड है और मुझे सालों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि यह आपके कोई दुश्मन होंगे और आपसे बदला लेने मेरे साथ ऐसे गेम खेल रहे हैं। लेकिन आपके मुंह से अभी ससुर जी सुन मुझे अब यकीन हो रहा है कि यह जो बोल रहे थे वह सच बोल रहे थे। रिजुल ठाकुर ने रात्रि को हर तरह से समझा दिया था कि वह ही उसका पापा है। उसने किंजल की तस्वीर तक दिखाते हुए रात्रि को सारी बातें बता दिया था, लेकिन रात्रि को उस पर विश्वास करने डर लग रहा था। वह चाहकर भी रिजुल ठाकुर को अपना बाप नहीं मान रही थी, लेकिन सर्वाक्ष के मुंह से उसने जैसे ही सुना कि वह उसका ससुर है तो उसकी दिल में अजीब सा तूफान सा उठ गया। वह अब रिजुल ठाकुर को पूरे दिल से अपनाना चाहती थी कि वह उसका बाप है। बस एक बार सर्वाक्ष हाँ कह दे, क्योंकि उसे पता था कि उसका अक्ष उससे कभी झूठ नहीं कहता। सर्वाक्ष अभी भी रात्रि को कोई जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन आज उस लड़की की चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और तड़प भरी भाव ने घेर लिया था। वह कितना बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रही है ये सर्वाक्ष को अच्छे से समझ आ रहा था। रात्रि ने कहा, अंडस्को आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे अक्ष? मैंने सुना कि अभी अभी आपने इन्हें ससुर जी कहा, यह मेरे डैड ही है ना? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए रात्रि की आवाज लड़खड़ा रही थी। वही रिजुल ठाकुर और एकांश एक तक सर्वाक्ष को देख रहे थे। अगर सर्वाक्ष जानता है तो वह रात्रि को बताने इतना वक्त क्यों ले रहा है? अगर वह नहीं भी बताया तो भी सच छुपने वाला नहीं था। वह जी जान लगा कर रात्रि को अपने पास ही रखने का इरादा बना चुके थे। वह अब रात्रि को जाने नहीं देने वाले थे। सर्वाक्ष का खामोशी रात्रि को अजीब तरह से तड़पा रहा था। उस लड़की की आंखें तक नम हो गए थे। तभी सर्वाक्ष ने कहा, अंडस्को ये तुम्हारे डैड है रात्रि, लेकिन तुम अब यह मत सोचना कि। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अपनी बात पूरा भी करता उससे पहले ही रात्रि ने उसे खुद से दूर धकेला, फिर भागते हुए जाकर रिजुल के गले लग गई। सर्वाक्ष को रात्रि से यह बिल्कुल उम्मीद नहीं था। उसका इस तरह पीछे धकेलने से सर्वाक्ष 2 कदम पीछे भी चला गया था। वह अब गुस्से से रात्रि को घूरने लगा। वही रिजुल ठाकुर और एकांश हैरानी से रात्रि को देख रहे थे। उन्हें भी बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि रात्रि इस तरह आकर उसके गले लग जाएगी, लेकिन रिजुल के चेहरे पर अब सुकून भरा भाव दिखाई दे रहा था। वह कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। वह रात्रि के बालों में हाथ फिराते हुए कहा, अंडस्को रात्रि बच्चा, मैंने कहा था ना मैं ही तुम्हारा बापू, 1-2 दिन से नहीं सालों से मैं तुम्हारा पल पल इंतजार किया है बच्चा। रात्रि उसे कसके गले लगी हुई थी और वह रो भी रही थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अनाथ नहीं, उसके पास भी सबके तरह पापा है। रात्रि की आंखों से बह रही आंसू अब रिजुल की शर्ट को गिला करने लगे थे। वह वैसे ही उसके गले लगकर खड़ी रही। वही सामने खड़े सर्वाक्ष की दांत भींच गए थे। उसे ना रात्रि का इस तरह खुद को धकेल कर रिजुल से चिपकना बर्दाश्त हो रहा था और न ही उसका रोना। वह बेहद सर्द आवाज चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को बीवी, रोना बंद करो। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष का इतना सर्द आवाज सुन रात्रि एकदम से सहम कर रिजुल से अलग होकर अपने आंसू पोंछने लगी। वही सर्वाक्ष को इस तरह रात्रि पर चिल्लाता देख रिजुल और एकांश दोनों ही गुस्से से सर्वाक्ष को घूरने लगे थे, लेकिन वह हैरान इस बात से थे कि रात्रि डर कर अपने आंसू पोंछ रही थी। क्या सर्वाक्ष रात्रि को इस तरह डराता है? सर्वाक्ष खुराना, तुमने मेरी बेटी पर चिल्लाने की हिम्मत भी कैसे की? रिजुल अपने दांत टटोरते हुए सर्वाक्ष से कहा।
वही सर्वाक्ष एक तक रात्रि को घूर रहा था। उसे अंदर ही अंदर रात्रि पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इस लड़की ने उसे खुद से दूर धकेल कर रिजुल के पास भाग गई थी। वह उसे नहीं छोड़ने वाला था। रात्रि डरी और सहमी नजरों से सर्वाक्ष को देख रही थी। वह ठीक से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अंडस्को मैं अब नहीं रो रही अक्ष। सर्वाक्ष उसे अभी भी घूर रहा था। तभी रिजुल ने रात्रि को अपने तरफ घुमा कर कहा, अंडस्को तुम इससे इतना क्यों डर रही हो बच्चा? अब मैं आ गया हूं ना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट लाइन बोलते हुए रिजुल बेहद गुस्से से सर्वाक्ष को घूरने लगा। सर्वाक्ष रात्रि पर चिल्लाते हुए उसे डरा कैसे सकता है। वही रात्रि अभी भी सर्वाक्ष को देख रही थी। सर्वाक्ष का सर दौरा देख वह डरते हुए उसके पास जाने को हुई कि तभी रिजुल उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को मैंने कहा ना बच्चा, अब तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है और अब तुम इसके पास जाओगी भी नहीं। रात्रि ने जैसे ही रिजुल की लास्ट लाइन सुना उसकी आंखें छोटी हो गई। वह ना समझी में रिजुल को देख पूछी, अंडस्को क्या कहा आपने? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ रात्रि पर टिकी थी। रात्रि जब तक जैसे उससे दूर गई है वैसे ही उसके करीब नहीं आती तब तक वह अब कुछ नहीं बोलने वाला था, क्योंकि उस लड़की ने बिना उसकी बात सुने ही उसे खुद से दूर कर भाग गई थी, तो उसे उसका पूरा पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए था। सर्वाक्ष अपने जेब में दोनों हाथ रखकर एकटक रात्रि और रिजुल को देखने लगा। वही अब तक रवीश भी वहां आ चुका था। रात्रि का सवाल सुन रिजुल ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, अंडस्को मैंने कहा अब तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है और अब तुम्हें मजबूर होकर डरते हुए किसी के साथ रहने की भी जरूरत नहीं है। रात्रि बेचैनी से सर्वाक्ष को देखी। सर्वाक्ष उसे बिना एक्सप्रेशन के देख रहा था। उसका वह चुप्पी अब रात्रि के अंदर अजीब तरह का डर पैदा कर रहा था। रात्रि रिजुल को देख गुस्से से बोली, अंडस्को आपको किसने कहा कि मैं मजबूर होकर डरते हुए सर्वाक्ष के साथ रह रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। रिजुल उसके गाल पर हाथ रख कर कहा, अंडस्को मुझे पता है बच्चा, ये सर्वाक्ष खुराना तुमसे शादी कैसे की है? उद्धरण चिन्ह। रिजुल ने एकांश के साथ जब रात्रि के अनाथालय उसके बारे में पता करने गया था तभी उसे सब पता चला था, क्योंकि रावी ने रात्रि के साथ जो हुआ था वह कुछ लोगों को बताकर भी रखा था। रावी की मदद से ही तो सर्वाक्ष ने रात्रि का किडनैप किया था और उससे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश भी की थी। लेकिन शादी के वक्त रात्रि को अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आया था, जिस वजह से वह उसके साथ खुशी खुशी से ही शादी के पैरे लिए थे। रात्रि बोली, अंडस्को आप मेरे अक्ष के बारे में गलत सोच रहे हैं डैड, वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बोलते हुए वह सर्वाक्ष के पास जाने को हुई कि तभी रिजुल ने उसे फिर से अपने तरफ खींचते हुए कहा, अंडस्को मुझे पता है बच्चा, तुम इस वक्त इससे डरकर यह सब कह रही हो। मैंने कहा ना अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रिजुल की बात सुन रात्रि हैरानी से रिजुल को देखने लगी। उसका बाप ये क्या कह रहा है? वह फिर सर्वाक्ष को देखने लगी, जो सिर्फ खामोशी से खड़ा था। रात्रि रिजुल के हाथ को अपने बाजू से हटाने को हुई कि तभी रिजुल ने कहा, अंडस्को बच्चा, अब तुम रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं इसे देखता हूँ। बोलते हुए रिजुल गुस्से से सर्वाक्ष को देखने लगा। सर्वाक्ष की नजर रात्रि पर ही टिकी थी। रात्रि गुस्से से रिजुल से बोली, अंडस्को मैंने कहा ना, आप मेरे अक्ष के बारे में गलत सोच रहे हैं। वह बहुत अच्छे हैं। रात्रि को चिल्लाता देख रिजुल हड़बड़ा गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की तबीयत पर कोई असर हो। वह रात्रि के बाल संवारते हुए कहा, अंडस्को बच्चा बार बार ऐसे मत चिल्लाओ, तुम अभी रूम में जाओ। रिजुल का बर्ताव रात्रि को बेचैनी कर रहा था, कहीं उसका ये बाप उसे सर्वाक्ष से अलग ना कर दे। तभी रिजुल मौली को आवाज देते हुए कहा, अंडस्को मौली, रात्रि बच्चे को रूम में ले जाओ। रात्रि हैरानी से सर्वाक्ष को देखने लगी। सर्वाक्ष अभी भी कुछ बोल ही नहीं रहा था। वही पीछे खड़े रवीश भी ना समझी में सर्वाक्ष को देख रहा था। यह आदमी अपनी बीवी के लिए तड़पते हुए 5,000 करोड़ कीमत का काम छोड़कर आया था और अब ऐसा खड़ा था जैसे उसे रात्रि से कोई मतलब ही नहीं। रवीश ने धीमी स्वर में सर्वाक्ष से कहा, अंडस्को ये तुम चुप क्यों खड़े हो? भाभी को वह अंदर ले जाने को कह रहा है। उद्धरण चिन्ह। तभी सर्वाक्ष ने कहा, अंडस्को क्योंकि रात्रि अब उसके बाप के साथ रहना चाहती है, अब उसे हमारी जरूरत नहीं है रवीश, चलो चलते हैं। सर्वाक्ष की एक एक बात रात्रि की होश उड़ा दिया था। उसके दिल तक कांप उठा था। वह रोते हुए बोली, अंडस्को अक्ष आप ये क्या कह रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष रात्रि को देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगा। रात्रि ने जैसे ही ये देखा तो उसकी सांसें अटक गई। वह रिजुल का हाथ झटकाकर भागने को हुई कि तभी एकांश ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को अंकल सही कह रहे हैं, तुम्हें अब सर्वाक्ष खुराना से डरकर उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है रात्रि, हम हैं तुम्हारे लिए।
सर्वाक्ष ने जैसे ही देखा कि एकांश ने उसकी बीवी का हाथ पकड़ा है, उसका जबड़ा कस गया। एल गुस्से से उसकी हाथों की मुट्ठी तक भींच गए। वही रात्रि रोते हुए अभी भी सर्वाक्ष को ही देख रही थी। एल सर्वाक्ष के कदम पल पल उससे दूर जा रहे थे, जिसे देख उसकी बेचैनी बढ़ते जा रहा था। एल वह जिस तरह अपने कदम पीछे ले रहा था, उससे रात्रि को ऐसा लग रहा था कि उसके दिल का हिस्सा उससे अलग हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में बेचैनी से तड़प रही उसका वह दिल थोड़ी ही देर में धड़कना ही भूल जाएगा। वो गुस्से से एकांश पर चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को लीव माई हैंड। तभी एकांश ने उसे अपने तरफ घुमा कर कहा, अंडस्को रात्रि, हमने कहा ना तुम्हें डरने की। चटाक उद्धरण चिन्ह। एकांश ने अपनी बात अभी पूरा भी नहीं किया था, उससे पहले ही रात्रि ने गुस्से से उसका हाथ झटका कर उस पर हाथ उठा दिया। रात्रि उद्धरण चिन्ह। तभी रिजुल ने रात्रि का नाम चिल्लाते हुए उसके करीब आया। वैसे एकांश या रिजुल को इसका बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि रात्रि इस तरह एकांश पर हाथ उठाएगी। वही एकांश का चेहरा एक तरफ झुक गया था। तभी रात्रि गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को मैं चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों को कह रही हूं ना कि मैं किसी से डर कर सर्वाक्ष के साथ नहीं रह रही, लेकिन तुम दोनों मेरी बात का अलग मतलब निकाल रहे हैं। क्यों? मेरे आंखों में या मेरे तड़प भरी चेहरे से आप दोनों को समझ नहीं आ रहा? मैं उनसे प्यार करती हूँ। अगर मेरे सीने में मेरा दिल धड़क रहा है तो सिर्फ उनके लिए, और आप दोनों मुझसे मेरी धड़कने छीनने तुले हैं। मैं प्यार करती हूँ उनसे, और मैं उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ, लेकिन आप दोनों को बस। उद्धरण चिन्ह। रात्रि बेचैनी से बोलते बोलते रुक गई। फिर वह सर्वाक्ष को देखने लगी। सर्वाक्ष अब रुक गया था। तभी रात्रि रोते हुए बोली, अंडस्को बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे अक्षर। सर्वाक्ष अब रुक तो गया था, लेकिन वह कुछ कह नहीं रहा था। वही रात्रि रोते हुए उसके बेहद करीब आकर बोली, अंडस्को आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? हाँ, और क्या कहा आपने कि मुझे अब आपकी जरूरत नहीं? कैसे कहा आपने ये? सर्वाक्ष खामोशी से रात्रि को देख रहा था। वह फिर रात्रि के गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने करीब लाकर सख्ती से मगर धीरे से कहा, अंडस्को मैं तुमसे बात कर रहा था ना। मेरे पूरी बात सुने बिना तुम मुझे खुद से दूर धकेल कर जाओगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। रात्रि गुस्से से उसके हाथ अपने गाल से झटका कर उसे घूरते हुए उसके होंठों पर अपना दांत गड़ा दिए। आह बीवी। उद्धरण चिन्ह। सर्वाक्ष एकदम से कराह उठा। क्या होगा आगे इस कहानी में? टू बी कंटिन्यूड।